हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद हफीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोहम्मद हफीज़। आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा सल्तनत युगीन विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में। देखिए दोस्तों, जो भी मैं आपके लिए पढ़ाता हूँ, यानी जिन नोट्सों को मैं बनाता हूँ, इनमें मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती ही है, साथ ही टाइम भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। आपने जो दूसरे चैनलों पर या कहीं भी जो आप पढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा कि लोग अधिकतर क्या करते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और उन नोट्सों में कुछ ही की पॉइंट्सों को डालते हैं और उनको ही पढ़ा देते हैं, जिससे उनकी वीडियो बड़ी नहीं हो। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर मेरा लिखा हुआ भी देख रहे होंगे कि मैंने कितना ज़्यादा लिखा हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा की पॉइंट्स आपके लिए लेकर आया हूँ और आप देखें कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपने मेरा वीडियो देखा तो मैं ये 101% कह सकता हूँ कि आप एक भी की पॉइंट को स्किप नहीं करोगे, यानी आप एक भी की पॉइंट को नहीं छोड़ोगे, और ये सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों, मैं अपनी बात को ज़्यादा नहीं खींचते हुए सीधे पॉइंट पर चलता हूँ और करते हैं टॉपिक की बात। तो यहाँ पर देखिए जो ये सल्तनत युगीन प्रौद्योगिकी थी, इसके अंदर क्या है, इसको पढ़ना किस तरह है, तो मैं आज आपके लिए बताऊंगा। देखिए, मैं इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि किस किस चीज़ में विज्ञान का प्रयोग सल्तनत काल में हुआ। यानी जैसे कृषि हो गई, ठीक है, कृषि के लिए खोज हुई, यानी हल वगैरह की खोज हुई। उसी तरह सिंचाई व्यवस्था है, जैसे सिंचाई के लिए साधनों की खोज हुई। उसी तरह कागज़ की बात करेंगे हम, उसके बाद हम इसी तरह कांच की बात करेंगे। तो आगे बहुत सी ही ऐसी वस्तुएं हैं जिनके बारे में आज मैं इस टॉपिक के अंदर बात करूंगा। तो गौर से देखें प्लीज़, वीडियो को स्किप न करें, यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों चलिए, कृषि जो थी, कृषि के क्षेत्र में पलटवां हल और लोहे के फ्रेम वाले हल का जो प्रचलन था, यानी लोहे के फ्रेम वाले हल का जो प्रचलन था, वो सबसे पहले तुर्कों ने चलाया था। किसने चलाया था? तुर्कों ने। यानी पलटवां हल और लोहे के फ्रेम का प्रचलन किसने किया? तुर्कों ने किया। अगर सिंचाई के अंदर मैं सुधार की बात करूं, सिंचाई व्यवस्था के अंदर, तो उसके लिए नौरिया, रहट, चरस, साकिया एवं दौलाबाद नाम के साधनों का विकास इस काल में हुआ। ठीक है। अगर देखिए, अब मैं आपके लिए बताता हूँ, जो नौरिया था, ये खुले तालाबों से, यानी खुले तल से ही पानी लेता था, जैसे तालाब हो गई, जलाशय, नदी वगैरह हो गई। जबकि जो रहट था, ये क्या था, ये गहरे कुओं से पानी को निकालता था। ठीक है। अगर आगे मैं बात करूं, जो सीरत फिरोजशाही है, क्या है? सीरत फिरोजशाही। सीरत फिरोजशाही में रहट का जिक्र हुआ है। किसका जिक्र हुआ? रहट का। इसको रहट को फिरोज ने दिल्ली में लगवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। अगर गियर युक्त रहट या साकिया, यानी जो ये था गियर युक्त रहट या साकिया, इसका जो पहला वर्णन है वो सुजन राय भंडारी व यूसुफ मीरा की मजहर ए शाहजहानी में इसका वर्णन है। सबसे पहले बाबर ने इसको कहाँ देखा था? सबसे पहले इसको बाबर ने लाहौर, दीपालपुर और सरहिंद में देखा था। राइट। कहाँ जिक्र हुआ इसका? बाबर ने जिक्र किया। सुजन राय भंडारी, यूसुफ मीरक की मजहर ए शाहजहानी में इसका वर्णन है। अगर गियर के सिद्धांत पर आधारित जो नौरिया था तथा लीवर सिद्धांत पर आधारित राइफ
इसकी भी शुरुआत तुर्कों ने की थी। अगर मैं कागज़ की बात करूं तो कागज़ का जो सर्वप्रथम विकास हुआ वो चीन के अंदर हुआ 100 ईस्वी के आसपास, ठीक है, सर्वप्रथम। ठीक, कागज़ पर उत्कीर्ण पांडुलिपि जो थी वो थी शतपथ ब्राह्मण। कौन सी थी? यानी जो कागज़ पर उत्कीर्ण सर्वप्रथम पांडुलिपि थी वो कौन सी थी? वो थी शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण जो 1089 में कश्मीर में लिखी गई थी। वहीं भारत में 13वीं सदी के बाद अगर हम कागज़ की बात करें तो सर्वप्रथम कागज़ चीन में 100 ईस्वी के आसपास बनाया गया था। ठीक है, कागज़ पर उत्कीर्ण पांडुलिपि शतपथ ब्राह्मण है जो 1089 में कश्मीर में लिखी गई थी। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने भारत में कागज़ का जो आरंभ माना है वह तुर्कों के आगमन के बाद माना है। ठीक है, जबकि भारत में जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है यानी कागज़ पर लिखी हुई पांडुलिपि मिली है वो गुजरात से मिली है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में ऐबक के फरमानों के लिए सर्वप्रथम ऐबक के फरमानों के लिए जो कागज़ था वो समरकंद यानी उज्बेकिस्तान से मंगाया जाता था। उसके बाद बंगाल के अंदर कागज़ की फैक्ट्री लगाई गई थी और उसके बाद जो गुजरात था वो भी प्रसिद्ध कागज़ का केंद्र रहा था। सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने 3 प्रकार के कागज़ का वर्णन किया है, यानी समी, सादा और रेशमी। इन 3 कागज़ों का वर्णन अमीर खुसरो ने किया है। जो कांच होता था उसके मर्तबान, जार, शीशे बनाना आदि जो था ये मुसलमानों की ही देन था। यानी मुसलमानों से जुड़ी हुई बात यहाँ पर क्यों बार बार की जा रही है? क्योंकि वो सल्तनत युग था। राइट, सल्तनत युग था। अगर हम बात करें विटनी या नदाफा या पिंजन या धुनिया, यानी ये सारे जो नाम हैं ये एक ही हैं। ठीक है, ये क्या था? ये रुई निकालने का औजार था। ठीक है, क्या था? रुई निकालने का औजार। तुर्कों ने करघा का आविष्कार किया था। तुर्कों ने ही करघा और भारत की जो तकली थी उसको मिक्सचर कर चरखा बनाया था, जिससे काम में 6 गुना वृद्धि हो गई थी। इरफान हबीब मोहद्दी क्या कहते हैं कि जो चरखा था उसका 12वीं सदी में कुछ ईरानी कवियों ने जिक्र किया है, लेकिन भारत में 14वीं सदी के अंदर चरखा का पहला उल्लेख मिला है। और वो कहाँ मिला है? इसामी की फुतुहुस सलातीन में इसका वर्णन हुआ है। किसका? चरखे का। पैर से चलने वाले चरखे का जो चित्र मिला है वो सबसे पहले कहाँ मिला है? मिफ्ताह फुजाला, यानी जो 1469 में लिखी गई थी। यानी किसका जिक्र है उसमें? धुनिया और हथचक्की का भी उसमें वर्णन है। अगर चुंबकीय कुतुबनुमा की बात करें एवं स्ट्रेबोलेव की बात करें तो ये एक दिशा सूचक यंत्र थे। भारत में इसका विकास भी इसी समय हुआ, यानी 13वीं सदी में। ठीक है, तो एस्ट्रोलेब जो था ये यूनानी आविष्कार था, लेकिन अरबों ने इसमें बहुत ज़्यादा सुधार किया था। कंपास जो था इसका पता चीनियों ने लगाया था सबसे पहले। जो चुंबकीय कुतुबनुमा था सर्वप्रथम इसका उल्लेख 1231 में ओफी ने किया है। फिरोज तुगलक ने समय सूचक उपकरणों का प्रयोग किया। उसने फिरोजाबाद के अंदर यानी दिल्ली के अंदर धूप घड़ी, जल घड़ी, नक्षत्र घड़ी को बनवाया था और फिरोजाबाद के अंदर फिरोज तुगलक ने नक्षत्रशाला की स्थापना की। जो ये
ताश घड़ियाल था, यानी जो ये घड़ियाँ थी जल घड़ी ये वगैरह वगैरह, इसके अंदर कांसे का घंटा लगवाया था। यानी ताश घड़ियाल के अंदर क्या लगवाया था फिरोज तुगलक ने? कांसे का घंटा लगवाया था। वजीराबाद में यानी जो दिल्ली के अंदर है, यहाँ पर फिरोज तुगलक ने 34.7 मीटर ऊंचा बांध बनवाया था। सीरत फिरोज शाही और अफीफ की तारीख फिरोज शाही में कैप्स्टन का जिक्र है। कैप्स्टन क्या होता था? भारी वजन उठाने वाली एक चरखी होती थी। फिरोज तुगलक ने, जो फिरोज तुगलक था, उसके काल में एक महेंद्र सूरी था, उसने एक पुस्तक लिखी थी खगोल उपकरणों पर। कौन सी पुस्तक थी वो? यंत्र राज पुस्तक, ठीक है। उसमें जिक्र किया है, या 14वीं शताब्दी में यानी 1400 ईस्वी में पद्मनाभ ने एक हिंदू था, इसने ध्रुव भ्रमण नामक यंत्र का आविष्कार किया था। अगर भवन निर्माण की बात करें तो फिरोज तुगलक ने भवन निर्माण में टाइलों का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। लोहे के रकाब का आविष्कार चीन के अंदर हुआ था। यानी ये क्या था, जब सैनिक युद्ध में लड़ते थे तो उस टाइम इसको पहनते थे। भारत में सर्वप्रथम फ़क्र मुदब्बिर की आदाबुल हर्ब व सुजाता में इसका वर्णन है। फ़क्र मुदब्बिर ने भारत की तलवारों की भी प्रशंसा की है। जो ये आदाबुल हर्ब व सुजाता थी, ये इल्तुतमिश के काल में लिखी हुई पुस्तक थी, ठीक है। दमिश्क स्टील उत्पादन की कुफ्तगिरी और तकनीकी सबसे पहले विवरण फ़क्र मुतब्बिर में हुआ। फ़क्र मुतब्बिर ने इनका वर्णन सबसे पहले किया है। नफ्ता मंगोलनेस का सर्वप्रथम प्रयोग 712 ईस्वी में हुआ था, जिसका जिक्र चाचनामा में है। रेशम के कीड़ों की बात करें तो इससे पालने की प्रथा दिल्ली सल्तनत काल में ही हुई थी। चीनी यात्री था एक महुआन, उसने बंगाल में रेशमी कीड़े पाले जाने का सर्वप्रथम वर्णन किया है। रेशमी कीड़ों से कालीन उद्योग का बहुत विकास हुआ था। अब कपड़े थे उस पर लकड़ी के ठप्पों से यानी खंडों का प्रयोग कर छपाई व चित्रांकन किया जाने लगा। ये किसने बताया? मुल्ला दाऊद ने ये बताया है। फिरोज तुगलक ने ही साबुन निर्माण शुरू किया था। यानी फिरोज तुगलक के काल में साबुन निर्माण शुरू हुआ था, जिस पर कर लगा दिया था सुल्तान ने, लेकिन बाद में उसको हटा भी लिया था। किसने? फिरोज तुगलक ने। अगर बारूद आविष्कार की बात करें तो बारूद का सबसे पहला प्रयोग चीन में 11वीं शताब्दी में हुआ था। उसके बाद ही भारत में ये आया था सल्तनत काल में। यानी जो सबसे पहले बारूद का आविष्कार हुआ वो चीन के अंदर हुआ। उसके बाद भारत में जब बारूद आया तो सल्तनत काल था। इक़्तिदार आलम ने प्रथम साक्ष्य दिया है कि नसरुद्दीन महमूद के काल में जब हलाकू के प्रतिनिधि 1260 में दिल्ली आए, तब आतिशबाजी में ये हुआ था। तो किसने बताया? ये फरिश्ता ने बताया है। यानी इक़्तिदार आलम ने प्रथम साक्ष्य दिया, जबकि नसरुद्दीन महमूद जो था उसके शासनकाल में हलाकू, ये जो मंगोल था, उसके प्रतिनिधि 1260 में दिल्ली आए थे, तब आतिशबाजी की थी। तो इसका वर्णन फरिश्ता ने किया है। लिखित प्रमाण की बात करें तो अमीर खुसरो जलालुद्दीन व कसीदा में मिलता है। यानी जलालुद्दीन काल में जो लिखी थी तो कसीदा में इसका वर्णन मिलता है। अफीफ क्या कहते हैं कि जो फिरोज काल था उस समय पटाखों का प्रयोग किया जाता था, और जो पटाखे थे उनको क्या कहता है? हवाई गुलरेज। यानी त्योहार शब बरात पर फिरोज के काल में पटाखों का प्रयोग किया जाता था, जबकि तोप व बंदूकों से पहले आतिशबाजी में बारूद का प्रयोग होता था। तोप व बंदूकों
पहले ये यूरोप में हुआ था इसका प्रयोग। मध्य एशिया में उस्मानियों व ईरानियों के बीच एक युद्ध हुआ था 1514 में, जिसको चाल्दीरान की लड़ाई कहा जाता है। वहाँ पर बारूद का प्रयोग हुआ। लेकिन भारत में जो इसका प्रयोग हुआ था सर्वप्रथम, वो दक्षिण में 1367 में विजयनगर व बहमनी संघर्ष में इसका प्रयोग हुआ था युद्ध के अंदर। अदरवाइज जो बारूद था उसका आतिशबाजी में प्रयोग होता था। बाबर ने जो सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किया था वो 1519 में बाजोर बेरा युद्ध में किया था। अगर आर्थिक दशा की बात करें तो आर्थिक जो सिस्टम था ये कृषि पर आधारित था। हमारा देश जो था वो आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश था। मध्य काल में एक कहावत भी थी कि उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान। राइट। इब्न बतूता क्या कहते हैं कि दिल्ली संसार की सबसे बड़ी मंडी थी। कौन कहते हैं? इब्न बतूता कि दिल्ली संसार की सबसे बड़ी व्यापारी मंडी थी। खुरासानी जो था वो विदेशी व्यापारियों को कहा जाता था। माबर जो प्रदेश था वो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था और व्यापार के लिए दौलताबाद प्रसिद्ध था। जबकि व्यापार के लिए कौन था? दौलताबाद। दाओल बंदरगाह पर तांबा का आता था, यानी जो दाओल बंदरगाह था वहाँ पर तांबा आता था। रंदेर बंदरगाह जो था वहाँ पर चीन से मलाया व वस्तुएं आती थी। बयाना जो था वो नील खेती के लिए प्रसिद्ध था, जबकि देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। सरस्वती उत्तम चावल के लिए प्रसिद्ध था और इसका चावल दिल्ली आता था। किसका? सरस्वती का। टसर, ईरी, मूंगा, चंपा ये रेशम की किस्में होती थी और आसाम से प्राप्त की जाती थी। बंगाल का सोनारगांव, मुर्शिदाबाद से रेशम आयात होता था। कहाँ से आयात होता था? सोनारगांव, मुर्शिदाबाद से रेशम आयात होता था। कच्चा रेशम या रेशमी धागे ज़्यादा आयात होते थे। कहाँ से? ईरान व अफ़गानिस्तान से। कहाँ से आयात होते थे? ईरान व अफ़गानिस्तान से आयात होते थे। 16वीं शताब्दी में बंगाल रेशम कीट उत्पादन का विश्व में सर्वप्रथम हो गया था, यानी पूरे विश्व में बंगाल जो था रेशम के कीट उत्पादन में विश्व में प्रथम हो गया था। रेशम के कपड़ों पर सोना व चांदी की काशीदगिरी होने लगी थी। कहाँ? गुजरात के अंदर। गुजरात के अहमदाबाद में, जो गुजरात का अहमदाबाद था वो पटोला कपड़ा के लिए प्रसिद्ध था, यानी सोना चांदी की जो काशीदगिरी थी वो गुजरात के अंदर होती थी। और गुजरात का एक शहर है अहमदाबाद, तो पटोला कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। राइट। अलाउद्दीन खिलजी ने खंबात के रेशमी कपड़ों पर रोक लगा दी थी। गुजरात के अंदर अहिलवाड़ा में व्यापारियों का तीर्थस्थल अहिलवाड़ा को कहा जाता था। कपड़ा उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग था। किरपास व करपास ये एक सूती वस्त्र था। हुज्जे दिल्ली, ये दिल्ली में बना सूती कपड़ा होता था। जबकि जो तस्बीह, तबरेज, कंजाम, बरी, केलिको ये सफ़ेद कपड़ा होता था। और एक होता था कमराबाद। ये कपड़ों की किस्में हैं। राइट। अगर पोशाकों की बात करें तो पोशाकों में तलब, अलम, जरफबत, कबा आदि होते थे। मोटा कपड़ा क्या था? कमीन और पैट। ठीक है। ढाका जो था वो पारदर्शी मखमल के लिए प्रसिद्ध था। पारदर्शी मलमल के लिए प्रसिद्ध था। कौन? ढाका। बंगाल में देवगिरी मलमल के केंद्र थे। केलिको मोटी सूती कपड़ा होता था जो केलिको था। अलाउद्दीन के काल में वस्त्र क्रांति हुई थी, यानी वस्त्र क्रांति आई थी, यानी इस काल में वस्त्र उद्योग अपनी ऊंचाइयों पर था। अलसी एक महंगा कपड़ा था।
रूस व सिकंदरिया से ये आता था। कहाँ से? रूस व सिकंदरिया। और सुल्तान भेंट में दिया जाता था, यानी सुल्तान के लिए ये भेंट में दिया जाता था। धार जो था गेहूं व पान के लिए प्रसिद्ध था। यानी मोहम्मद तुगलक क्या कहता था? मोहम्मद तुगलक ने धार में विशाल खानकाह का निर्माण करवाया था। कन्नौज जो शहर था वो इत्र व शक्कर के लिए प्रसिद्ध था, जबकि अफगान लोधी ये घोड़े के व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध हुए। अफगान लोधी 50 घोड़ों का वाहक कसी कहलाता था। नील जो था लाहौर व बयाना कब प्रसिद्ध था? यानी जो लाहौर बयाना थे ये नील के लिए प्रसिद्ध थे। 1325 में दिल्ली में प्रचुर मात्रा में आता था क्या? हलवाई सामान लपेट कर देते थे थैलों में, ठीक है। यानी जो कागज़ था और जो चांदी लगाते हैं वो दिल्ली में प्रचुर मात्रा में आता था। कहाँ से? लाहौर और बयाना से। अगर आयात की बात करें तो आयात में सबसे ज़्यादा घोड़े होते थे, उसके बाद दासों का नंबर आता था। ईरान का शासक था गजन खां। उसने प्रधानमंत्री ने राशिदीन में बताया है कि भारत से जड़ी बूटी उसने मंगाई थी। किसने? गजन खां ने। विदेशी हमारे देश में सोना लाते और बदले में हमारे यहाँ से क्या ले जाते? जड़ी बूटी ले जाते थे। जो अंगूरी शराब थी वो मेरठ व अलीगढ़ की प्रसिद्ध थी। अफीम क्या कहता है? अफीम और मेहंदी कौन लेकर आए यहाँ पर हमारे देश में? मुसलमान लेकर आए। जोधपुर अनारों के लिए प्रसिद्ध था। सिकंदर लोदी ने फारस के अनारों को बढ़िया बताया है, जबकि जो जोधपुर था इंडिया का वो अनारों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि सिकंदर लोदी ने कहाँ के अनारों को बढ़िया बताया? फारस के। फिरोज तुगलक ने सालोर बांध में यानी 80 बगीचे बनवाए। चित्तौड़ में इन्होंने 44 बगीचे लगवाए। टोटल इन्होंने 1200 बाग लगवाए थे, जबकि अलाउद्दीन ने 30 बाग लगवाए थे। हिंदुस्तान गुलाब उत्पादन में पहला विवरण कौन देता? बर्नी देता। यानी हिंदुस्तान में गुलाब भी होता था, इसका पहला विवरण कौन देता? वो बर्नी देता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के गुलाब होते थे। इब्न बतूता बताता है कि दिल्ली सल्तनत स्वामित्व वाले तोपों व खुसरू आबाद में नौवहन का वर्णन है। अमीर खुसरू क्या कहते हैं? अमीर खुसरू कहते हैं कि अमीर खुसरो व बर्नी बुक विक्रेताओं के बाजार का भी वर्णन करते हैं। मुल्तान जो मुल्तान था वो जो मुल्तान के व्यापारी थे वो ईमानदारी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे और वो धनी भी थे। सुल्तान कुलीनों को कर्ज देते थे, यानी सुल्तान और कुलीनों को कर्ज देते थे। कौन? मुल्तान के व्यापारी। विदेशी व्यापारियों का प्रवेश द्वार भी कौन था? मुल्तान था। भारत से थल मार्ग का प्रमुख केंद्र जो था वो कौन था? मुल्तान शहर था, ठीक है। इब्न बतूता क्या कहता है कि जो सोमनाथ था वो आध्यात्मिक राजधानी था। आतुलिनी व गुजरात की, ठीक है। और सोमनाथ कपड़ा का भी प्रमुख केंद्र था, ठीक है। इब्न बतूता क्या कहता है कि सालियूर, कालीकट व बंगाल सूती कपड़ा के केंद्र थे। बंगाल का सतगांव रजाइयों के लिए प्रसिद्ध था, धार पान के लिए, जबकि आगरा गेहूं के लिए प्रसिद्ध था। कौन बताता है? इब्न बतूता। बंगाल व गुजरात कागज के लिए प्रसिद्ध थे। ये मुगल काल में
कागज़ का विकास हुआ था। मंगोल व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने फसल लगाने की पद्धतियों में बदलाव किया। इराक का एक अब्दुल हसन नाम का व्यापारी था, वो अब्दुल हसन इबादी, वो व्यापार करता था। मोहम्मद बिन तुगलक व्यापारियों के पास पूंजी लगाता था और पूंजी लगवाई उन्होंने। फिरोज तुगलक क्या है कि अपनी मर्जी से फसल लगाने की अनुमति इन्होंने दी थी किसको? किसानों को। और इसके काल में, फिरोज तुगलक के काल में किसानों के पास अपार धन भी था। ठीक है, ये बहुत अमीर हो गए थे किसान फिरोज तुगलक के काल में। अमीर खुसरो क्या कहता है कि दिल्ली व मिस्र के जो संगत राज थे वे पूरी मुस्लिम जगत में प्रसिद्ध थे। दिल्ली और मिस्र के जो संगत राज थे वो क्या थे? पूरी मुस्लिम जगत में प्रसिद्ध थे। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।